हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर मैथ ट्यूटर और मैं लेकर के आ गया हूँ हमारे ऑर्थोपेडिक सीरीज़ के अगले टॉपिक जो कि गलीजी फ्रैक्चर है। हमने अपने पिछले वीडियो में मोंटेजिया फ्रैक्चर के बारे में अच्छे से पढ़ा था जो कि इसका काउंटर पार्ट होता है। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में गलीजी फ्रैक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि शॉर्ट क्वेश्चन में देखने के लिए मिलता है और वो मोंटेजिया फ्रैक्चर का एग्जैक्टली काउंटर पार्ट होता है। तो डिफिनीशन क्या होती है? गलीजी फ्रैक्चर इट इज़ अ फ्रैक्चर ऑफ लोअर 1/3 ऑफ रेडियस। किसका है? लोअर 1/3 ऑफ रेडियस है। वहीं मोंटेजिया फ्रैक्चर अपर 1/3 ऑफ अल्ना का फ्रैक्चर था। देख सकते हैं टोटली काउंटर पार्ट है कि गलीजी फ्रैक्चर इज अ फ्रैक्चर ऑफ लोअर 1/3 ऑफ रेडियस। और साथ ही साथ जो इसमें डिसलोकेशन होता है वो होता है डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट का। मतलब आप इस फिगर में देख सकते हैं कि ये जो डिस्टल पार्ट है इसमें डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट है, इसका डिसलोकेशन देखने के लिए मिलता है। तो क्या हुआ? इट इज अ फ्रैक्चर ऑफ लोअर 1/3 ऑफ रेडियस एंड डिसलोकेशन ऑफ डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट। रेडियो अल्नर जॉइंट का डिसलोकेशन और लोअर 1/3 ऑफ रेडियस का फ्रैक्चर। मोंटेजिया में क्या हुआ था? फ्रैक्चर था अपर 1/3 ऑफ अल्ना का और डिसलोकेशन था हेड ऑफ रेडियस का। ठीक है, अब इसमें देखते हैं हम कि इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या क्या देखने के लिए मिलता है। तो इसमें जो रेडियस फ्रैक्चर का जो एंगुलेशन है, द एंगुलेशन ऑफ रेडियस फ्रैक्चर इज टूवर्ड्स मीडियली एंड एंटीरियरली। मतलब मीडियली और एंटीरियरली डायरेक्शन में इसमें रेडियस फ्रैक्चर का एंगुलेशन देखने के लिए मिलता है। साथ ही साथ मोंटेजिया में कहाँ पे जो एंगुलेशन था वो दो टाइप्स में देखने के लिए मिलता था। एंटीरियरली भी मिलता था और पोस्टीरियरली भी मिलता था, जो कि डिपेंड करता था उसकी मैकेनिज्म ऑफ इंजरी पे। लेकिन गलीजी फ्रैक्चर में जो रेडियस फ्रैक्चर का जो एंगुलेशन है वो मीडियली और एंटीरियरली देखने के लिए मिलता है। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ इंजरी वही सेम है। फॉल इन आउट स्ट्रेस्ड हैंड, मतलब खींचे हुए हाथ के बल पे जब कोई भी पेशेंट गिरेगा तो गलीजी फ्रैक्चर हो सकता है। और दूसरा क्या है? डायरेक्ट ब्लो ऑन द बैक ऑफ फोर आर्म, यानी कि डायरेक्ट इंजरी। तो दो वे में इसकी मैकेनिज्म ऑफ इंजरी होती है। सबसे पहला फॉल इन आउट स्ट्रेस्ड हैंड और डायरेक्ट ब्लो ऑन द बैक ऑफ फोर आर्म, यानी कि डायरेक्ट इंजरी। ओके, आप इसमें देख सकते हैं कि ये लोअर 1/3 ऑफ रेडियस में ये फ्रैक्चर देखने के लिए मिलता है। लोअर 1/3 ऑफ रेडियस में फ्रैक्चर देखने के लिए मिलता है और मीडियली और एंटीरियरली इसमें रेडियस फ्रैक्चर का एंगुलेशन देखने के लिए मिलता है। ओके, इसमें डिफॉर्मिंग फोर्सेस कौन कौन सी है? मतलब जब आपका पेशेंट आपके पास प्रेजेंट होगा तो उसका हाथ कैसा दिखेगा? तो उसमें उसका जो हाथ है वो शॉर्ट दिखेगा और प्रोनेटेड दिखेगा। ये इसकी प्रेजेंटेशंस होंगे। जो भी पेशेंट होगा उसके हाथ के प्रेजेंटेशन शॉर्ट और प्रोनेटेड होगा। और ये किस रीजन की वजह से होता है? कि जो ब्रेकियोरेडियलिस मसल होती है वो कॉज करती है शॉर्टनिंग ऑफ फोर आर्म और जो प्रोनेटर क्वाड्रेटस मसल होती है वो कॉज करती है प्रोनेशन। पी फॉर प्रोनेशन, पी फॉर प्रोनेटर। तो प्रोनेटर क्वाड्रेटस आप उस पेशेंट के फोर आर्म का प्रोनेशन कराएगी और ब्रेकियोरेडियलिस उसकी शॉर्टनिंग कराएगी। तो ये डिफॉर्मिंग फोर्सेस कॉज करने वाली दो मसल हो गई। ओके, इसके बाद डायग्नोसिस क्या है? डायग्नोसिस में आप सभी जानते हैं कि एक्सरे फोरआर्म करेंगे। एक्सरे फोरआर्म में एपी और लेटरल व्यू में हमें एक्सरे निकालना है, एक्सरे फोरआर्म करना होता है। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट में मोंटेजिया फ्रैक्चर की जैसा सेम है। इसमें ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन विथ प्लेट्स। क्या? ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन विथ प्लेट्स। क्योंकि जो कंजर्वेटिव मेथड्स होते हैं वो सिर्फ चिल्ड्रन में ईजी होते हैं। एडल्ट्स में हमें ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन करना होता है प्लेट्स के साथ। कॉम्प्लिकेशंस क्या है? सेम, अर्ली और लेट कॉम्प्लिकेशंस देखने के लिए मिलेंगे। अर्ली कॉम्प्लिकेशंस कौन कौन से हो सकते हैं? अर्ली कॉम्प्लिकेशंस में इमीडिएटली न्यूरोवस्कुलर इंजरी हो सकती है और कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कंपार्टमेंट सिंड्रोम भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि सर्जरी और ऑर्थो दोनों में देखने के लिए मिलता है। तो न्यूरोवस्कुलर इंजरी और कंपार्टमेंट सिंड्रोम ये अर्ली कॉम्प्लिकेशंस में आएंगे। और लेट कॉम्प्लिकेशंस में जॉइंट स्टिफनेस हो सकती है, नॉन यूनियन हो सकता है और रेडियल हेड इंस्टेबिलिटी देखने के लिए मिल सकती है। क्या क्या हुआ? जॉइंट स्टिफनेस, नॉन यूनियन और रेडियल हेड इंस्टेबिलिटी। तो इसके साथ हमारा गलीजी फ्रैक्चर भी खत्म हुआ। अब हम अगले टॉपिक में कोलेस फ्रैक्चर की बात करेंगे। थैंक यू।